तो रिमेम्बरिंग पॉलिटी लाइक नेवर बिफोर सीरीज के 5th लेक्चर में आपका स्वागत है। इस पूरे सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल टॉपिक्स है पूरे पॉलिटी में, उन सबको छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू हम एक ही वीडियो में एकदम कंप्लीट और हॉलिस्टिक मैनर में मास्टर कर रहे हैं, राइट। और जो भी ट्रिप्स और ट्रिक पॉसिबल हो सकते हैं उनको याद करने का लंबे टाइम के लिए, वो भी सारा कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा साथ ही साथ, राइट। तो इस वीडियो का एजेंडा जो है वो है प्रीएम्बल को मास्टर करना हॉलिस्टिक मैनर में। लेकिन उससे पहले थोड़ा डिटेल मेरे बारे में अगर आपको नहीं मालूम है तो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए। इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन जनरल डिस्क्रिप्शन। आज का टॉपिक जैसा कि मैंने आपको बताया प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसको मास्टर करने से पहले आप दो काम करोगे। एक, इसका बेसिक चीज पढ़ोगे। बेसिक चीज अबाउट प्रीएम्बल क्या है ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट यह है कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के तर्ज पे लिया गया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भी स्टार्ट होता है प्रीएम्बल से। साथ में जो प्रीएम्बल है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बेस्ड है ऑन दी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो ड्राफ्ट और मूव्ड बाय पंडित नेहरू। कब ये हुआ था? 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है, जिसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया और यही आगे चल के हमारा प्रीएम्बल बना, राइट। प्रीएम्बल क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को। साथ में एक बार केवल अमेंड हुआ है आज तक प्रीएम्बल, मतलब प्रीएम्बल को अमेंड भी किया जा सकता है। एक बार हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में, जिसमें 3 वर्ड ऐड किया गया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। क्या डिटेल इसका मतलब होता है, डिटेल में समझाता हूं, डोंट वरी। उससे पहले एक काम करना है आपको। ये रहा आपके सामने, आपके सामने दिख रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल, है ना। इस प्रीएम्बल को बुलंद आवाज में 2 बार अच्छे से आपको पढ़ना है। कितनी बार? 2 बार कम से कम। और अगर मजा आने लगे तो 3 बार भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर पॉसिबल हो ना तो इसको याद ही कर लो आप। बहुत ही काम की चीज है ना, बहुत ही जगह पे इस्तेमाल होगा इसका, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सारे के सारे जो कीवर्ड्स है पूरे प्रीएम्बल में उसको समझना और मास्टर करना। पहला है सॉवेरेन। सॉवेरेन का मतलब होता है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, साथ में अपना डिसीजन चाहे इंटरनल हुआ एक्सटर्नल हुआ, कोई भी स्टेट कोई भी कंट्री ले पाए तो उसको हम सॉवेरेन स्टेट बोलते हैं। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। यहाँ पे वही चीज लिखा है, पढ़ सकते हो कि सॉवेरेन इंप्लाई करता है कि इंडिया ना तो डिपेंडेंट है किसी पे, ना तो डोमिनियन है किसी का। डोमिनियन क्या होता है कि सारा कुछ आप अपने हिसाब से देखो, लेकिन जो हेड ऑफ दी स्टेट है ना वो कोई अदर पर्सन होगा, मतलब हमारे कंट्री का छोड़ के दूसरे कंट्री का होगा, तो उसको डोमिनियन स्टेटस बोलते हैं। हम क्या है? सॉवेरेन है कि हम पे किसी का भी, मतलब हेड ऑफ स्टेट जो है वो रिपब्लिकन है, मतलब पब्लिक के द्वारा चूज किया जाता है, भले इनडायरेक्टली, बट वो इलेक्ट होता है, राइट। तो हम सॉवेरेन है। इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन हम अपना खुद का अफेयर खुद संभालते हैं, राइट। सोशलिस्ट की बात किया जाए तो देखो, सोशलिस्ट जो है ना, ये वर्ड अवधि सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 17th सेशन चला, अवधि सेशन 1955 में, तो वहां पे अडॉप्ट किया क्या? सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को, ठीक है। अब देखो, सोशलिज्म 2 टाइप का आप कैटेगराइज कर सकते हो, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और दूसरा कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म या फिर इसको हम स्टेट सोशलिज्म भी बोलते हैं। स्टेट सोशलिज्म का मतलब ये हुआ कि वहां पे केवल और केवल पब्लिक सेक्टर होगा, प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, मतलब हम विश्वास करते हैं मिक्स इकोनॉमी में। मिक्स इकोनॉमी मतलब पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों साइड बाय साइड एग्जिस्ट करते हैं हमारे कंट्री में, राइट। इंडियन सोशलिज्म जो है वो ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म और गांधीज्म है, जो कि ज्यादा लीन कर रहा टुवर्ड दी गांधीयन सोशलिज्म। अभी क्या होता है डिटेल में मैं समझाऊंगा, डीपीएसपी पढ़ाऊंगा तब, डोंट वरी। अभी के लिए इतना समझो, गांधीयन सोशलिज्म का मेन पर्पज ये है कि एक स्टेटलेस सोसाइटी होना। क्या? स्टेटलेस सोसाइटी होना। एक यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में आ भी चुका है कि मार्क्सिज्म और गांधीज्म का दोनों का सेम गोल या पर्पज क्या है, राइट। अब तीसरे कीवर्ड पे आते हैं जो कि है सेकुलर। याद ही है आपको कि सेकुलर का मतलब हमारे यहाँ सर्वधर्म संभव। इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे धर्म हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, पॉसिबल है, मतलब ज्यादा अच्छा होगा कहना को एग्जिस्ट करते हैं। अब आपको पता है कि सेकुलरिज्म वर्ड जो है ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से, जो अभी ऊपर मैंने आपको समझा। और हमारे यहाँ पे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट चलता है सेकुलरिज्म का। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री, मतलब चाहे छोटा, चाहे कम लोग हों उसके या फिर ज्यादा लोग हों, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ, हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। उनको सेम स्टेटस और सपोर्ट मिलेगा, चाहे मेजॉरिटी में हो चाहे माइनॉरिटी में हो, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेट। ये है सेकुलरिज्म का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट। वहीं पे अगर फ्रांस की बात करें तो वहां पे नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म चलता है। इसका मतलब कि जो स्टेट है, इवन अमेरिका में भी स्टेट जो है अपने आप को पूरी तरीके से डिसोसिएट करता है, किससे?
रिलीजन से या रिलीजन से आप कह लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर। डेमोक्रेटिक की बात किया जाए, आपको पता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी दैट इज पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर किसके द्वारा, बाय द पीपल, है ना। इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। यही सेम स्टेटमेंट यूपीएससी 2017 में दिया था, क्या कि डेमोक्रेटिक का मेन पर्पज क्या है। तो यही है जो बोल्ड लाइन में अभी मैंने आपको समझाया, राइट। अब डेमोक्रेसी कई टाइप की हो सकती है। पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्या कि पीपल एक्सरसाइज करते हैं सुप्रीम पावर डायरेक्टली, एज द केस इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में ऐसा ही होता है और पॉसिबल भी है। क्यों? क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन है नहीं। हमारे यहाँ ऑब्वियस है नहीं, पॉपुलेशन नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ही इतना है ना, कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा हिवॉक, है ना, मच जाएगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा। 4 डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। क्या क्या? रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट। अब ये चारों के चारों क्या है, यहाँ पे मैंने समझा दिया है। चलो उसको भी समझ ही लेते हैं। आखिर एक प्रोसीजर है, रेफरेंडम एक प्रोसीजर है जहां पे किसी लेजिस्लेशन को, है ना, रिफर किया जाता है इलेक्टोरेट फॉर सेटलमेंट बाय देयर डायरेक्ट वोट। मतलब लोग डायरेक्टली किसी रेफरेंडम को, किसी लेजिस्लेचर को, है ना, लॉ को डायरेक्ट वोट करके बताते हैं कि ये गलत है या सही है। मतलब लोग उसको रिजेक्ट करते हैं या फिर अप्रूव करते हैं, राइट। उसको क्या कहा जाता है, रेफरेंडम। वहीं पे रिकॉल एक मेथड है जिसमें वोटर्स कैन रिमूव अ रिप्रेजेंटेटिव या फिर ऑफिसर। मतलब कैसे समझो कि कोई हमारे मतलब हमारे यहाँ पे नहीं, स्विट्जरलैंड में कोई जो रिप्रेजेंटेटिव है जनता का, वो इलेक्ट हो गया, एमपी या एमएलए, मान लेते हैं एमपी, ठीक है। अब क्या हुआ कि लोगों को उनका काम अच्छा नहीं लगा, तो कुछ टाइम बाद वो चाहे हैं तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है। क्या? रिमूव भी किया जा सकता है कि हम रिकॉल करते हैं, इनको हटाओ अपने पद से। होपफुली आपको रिकॉल एकदम क्लियर हो गया। प्लेबिसाइट की बात किया जाए तो एक मेथड है ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। इट इज जनरली यूज टू सॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। आपको पता ही होगा कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे यहाँ पे भी कई रीजन में प्लेबिसाइट कराया गया था, राइट। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अदर हैंड पे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर और दस कैरीज ऑन द गवर्नमेंट एंड मेक द लॉज फॉर इंडिया। आपको पता है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं, पीपल की इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, वो जाते हैं पार्लियामेंट में बैठते हैं, लॉ बनाते हैं और हमें गवर्न करते हैं। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी आपको पता है कहाँ से, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज द सेपरेट आइटम इन ट्रिनिटी। They form a union of Trinity in the sense that to divorce one from the is to defeat the very purpose of democracy। इसका मतलब समझो क्या हुआ। ये जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी है वो सेपरेट नहीं है, वो क्या है, एक ही है। दे फॉर्म अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। किसके रेस्पेक्ट में? डेमोक्रेसी के रेस्पेक्ट में। अगर उनमें से केवल मतलब एक भी नहीं रहेगा ना, तो जो हमारा मेन पर्पज है किसका, डेमोक्रेसी का, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई दे फॉर्म अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर। आगे बात करते हैं रिपब्लिक। आपको पता ही है रिपब्लिक मतलब कि लोगों के द्वारा, पब्लिक के द्वारा चूज किया गया हेड ऑफ स्टेट। हमारे यहाँ पे क्या है कि लोग चूज करते हैं हेड ऑफ स्टेट, मतलब प्रेसिडेंट को, इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि हम चूज करते हैं अपने एमपीज को, और एमपीज और एमएलए चूज करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। वहीं पर अगर यूएसए की बात किया जाए तो वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है हेड ऑफ स्टेट का, है ना। और इंडिया में जो है इलेक्टेड हेड जो है उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। मैंने बता ही दिया, इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है आफ्टर 5 साल। रिपब्लिक ऑल्सो मीन टू मोर थिंग। क्या क्या? वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन दी पीपल। ऑब्वियस है, अगर लोग चूज करें किसको, प्रेसिडेंट को, और सॉवरेनिटी जो पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव पावर होता है किसी भी स्टेट का, वो किसमें होता है, हेड ऑफ स्टेट में, राइट। तो इसलिए वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन दी पीपल इनडायरेक्टली वो हो जाता है, नॉट किंग, जैसा कि ब्रिटेन में है। और एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, और इसलिए सारी की सारी पब्लिक ऑफिसेज जो है सबके लिए ओपन होती है, सारे सिटीजन के लिए, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे नहीं होता है। मतलब देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ऑफिसेज बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन। तो ये रिपब्लिक का मतलब हो गया। जस्टिस की बात किया जाए तो आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप का जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। कहाँ से लिया गया है? रशियन रिवोल्यूशन से, जो कि 1917 का है ना। लिबर्टी की बात किया जाए, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, 3 और है, ध्यान दीजिएगा। लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। इसका लिटरल मीनिंग होता है, लेकिन एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, सेम चीज बोल दिया था, तो आप इसको नहीं मार्क करोगे। क्यों? समझो। लिबर्टी का मतलब होता है कि पूरी तरीके से आजादी। अब समझो कि अगर इंडिविजुअल को, है ना, पूरी तरीके से आजाद कर दोगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन,
तो हर कोई अपने मन का करेगा, और जब हर कोई अपने मन का करेगा ना, तो ऑब्वियस है दूसरों का जो राइट्स है, दूसरों का जो पर्सनल स्पेस है वो ब्रीच होगा, राइट। और उससे जो है एक हिवाक, एक त्राही मच जाएगी पूरे समाज सोसाइटी में। इसलिए जो लिबर्टी का हम दूसरा मीनिंग निकालते हैं ना, वो ये है कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी। होपफुली आपको क्लियर है अच्छे से। और लिबर्टी किसका होना चाहिए? थॉट का, सोच का, हमारे एक्सप्रेशन का, बिलीव का, फेथ का और वर्शिप का। ये टोटल कितने हो गए? 5 चीजें हो गई। इन सबकी लिबर्टी हमें मिलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल ये प्रोवाइड करता है। इक्वलिटी आपको पता है, absence of special privilege to any section of the society and the provision of adequate opportunity for all individual without any discrimination। ये क्या है? इक्वालिटी। फ्रेटर्निटी की बात किया जाए तो बताइए आपको भाईचारा। फ्रेटर्निटी का मतलब ब्रदरहुड या फिर भाईचारा, टू एश्योर टू थिंग्स, द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इंटीग्रिटी को एड किया गया था, आपको पता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से। अब प्रीएम्बल जो है एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कुछ केसेस है, उसके बारे में आप समझिए ध्यान से। क्या कि बेरूबरी केस ऑफ 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेसिफाई किया कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ध्यान रहे, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहीं पे केशवानंद भारती ने कहा नहीं नहीं, गलत बात आपने बोला है, प्रीएम्बल का एक पार्ट है। क्या केशवानंद भारती केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? कि ये जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। वहीं पे एलआईसी केस ऑफ इंडिया, एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रीएम्बल पार्ट ऑफ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी स्टेटस क्या है प्रीएम्बल का? कि लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल जो है वाज आल्सो इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट ऑब्वियसली द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड, आपको पता ही है। तो इसलिए प्रीएम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, नॉट अ प्रोविजन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेटर। इट इज नॉन जस्टिसिएबल, दैट इज इट्स प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। अब सिंपल वर्ड में मैं आपको समझा देता हूँ। अभी स्टेटस ये है प्रीएम्बल का, इसको अमेंड किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। क्या इसका इंडिपेंडेंटली कोई इन्फोर्स किया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसको अगर आप अमेंड कर सकते हो तो क्या ध्यान में रखना है? बेसिक फीचर, कि बेसिक फीचर इसके चेंज नहीं होने चाहिए। बोलो एकदम क्लियर है क्या? वेरी गुड। अब अमेंडमेंटेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल, जो ऊपर मैंने बताया कि प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है सब्जेक्टेड टू कंडीशन कि नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर, द फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंटेन्ड इन द प्रीएम्बल कांट बी अल्टर्ड बाय एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। प्रीएम्बल जो है एक बार अमेंड किया गया, आपको पता है, उसमें 3 वर्ड ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इतना ध्यान में रहेगा? वेरी गुड। तो इस पूरे लेक्चर में बस इतना ही। होपफुली आपको एक एक चीज बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर होगा, कहीं पे कोई भी डाउट, दिक्कत क्वेरी नहीं होगा। अगर है तो डिस्कस करो, किसमें? कमेंट बॉक्स में। अच्छा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो बिल्कुल कीजिए। यहाँ पे सारी काम की चीजें आपको मिलेगी। यहाँ पे मैंने लगा दिया है कि कौन सा कोर्स कितने घंटे का है। तो कंप्लीट रिविजन होगा आपका PYQs के थ्रू हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। अब PYQs केवल सिविल सर्विसेज एग्जाम का नहीं है, आपको CDS का भी मिलेगा, CAPF का। फ्रॉम 1993 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो चैनल को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।